Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the age of Chaucer. In the last video of History of English Literature, we discussed about the Anglo-Normans and sections. So आज हम पढ़ेंगे चाउसर के important facts जो regarding to our examinations very important. He was born between 1340 to 1345 in London. His father was a prosperous wine merchant. इस फैमिली ये वाइन मर्चेंट फैमिली से थे. इस वजह से ही इनके जो रॉयल कोर्ट के अंदर जो रिलेशनशिप थे बहुत अच्छे थे और 17 साल की एज में ही ये काउंट ऑफ अल्स्टर एलिजाबेथ डी बर्ग के अटेंडेंट थे. इन्होंने ज्वाइन की थी आर्मी किंग एडवर्ड थर्ड की और फ्रांस गए थे. जब ये फ्रांस गए थे इनकी जो जर्नी थी फ्रांस की इसका बहुत गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा है इन पे. जब ये एडवर्ड थर्ड के साथ गए थे तब 100 ईयर वॉर चल रहा था जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था. तो ये चाउसर इंग्लैंड की आर्मी को प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे. ही कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच बट वाज रैंसम बाय द किंग. फ्रेंच की आर्मी ने जब इन्हें पकड़ लिया था तो किंग एडवर्ड थर्ड ने अबाउट 16 पाउंड देके इनको छुड़वाया था. ही वॉज अ मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट. ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड. ये रॉयल कोर्ट के अंदर अलग अलग पोस्ट पे रहे हैं. In 1366, he married Philippa Roth. Chaucer lived during the reigns of 3 kings. ये 3 किंग हैं जिनके रीजन में ये रहे हैं. पहले हैं एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी द फोर्थ. चाउसर्स के वर्क भी 3 पीरियड में डिवाइडेड हैं. सबसे पहले जब वो फ्रांस गए थे उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उनके पहले पीरियड में दिखता है फ्रेंच पीरियड में. सेकंड जब वो इटली गए थे उसका इन्फ्लुएंस एंड द थर्ड इज इंग्लिश पीरियड हो गया. वो तो फ्रेंच पीरियड है वो 1359 से लेके 1372 तक है. ड्यूरिंग हिज फ्रांस जर्नी ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच राइटर. फ्रेंच राइटर थे उनका बहुत इन्फ्लुएंस था. इन्होंने एक वर्क भी लिखा था जो पहले फ्रांस का एक जो फ्रेंच वर्क का ही ट्रांसलेशन वर्जन है. द अमाउंट ऑफ द रोज ये ले रोमन डे ला रोज का इंग्लिश वर्ड जिसको ट्रांसलेट किया था ये ट्रांसलेटेड वर्जन है. He wrote another work, The Book of Duchess, on the death of the Duchess Blanche in 1369 में. इटालियन पीरियड था वो था 1372 से लेके 1385 तक. In 1372 he was been to Italy and come in the personal contact with the Dante, Petrarch और Boccaccio. तीनों बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हैं इटली के उस टाइम के. इनका वर्क का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा था चाउसर के ऊपर. इनके इम्पोर्टेंट वर्क थे चाउसर के इस टाइम पे ट्रायलियस एंड क्रेसिडी एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल एंड द हाउस ऑफ फेम लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन. थर्ड हो गया इंग्लिश पीरियड 1386 से लेके 14,000. जब 1400 के अंदर जब मोहम्मद चाउसर की डेथ हो गई थी तब इनका लास्ट पीरियड था या जो वर्किंग पीरियड था वो खत्म हो गया था. मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वर्क द कैंटरबरी टेल्स in 1388. very important work Canterbury Tales, which was written after influence of Boccaccio's The Decameron. In the Canterbury Tales 32 characters make the trip to the shrine of the martyr and the Thomas Becket in Canterbury. He was the first poet to be buried in the Westminster Abbey known as the Poets' Corner. Matthew Arnold called him father of English poetry. He was the first national poet of England. Dryden said about him, here is God's plenty. ये कुछ कोटेशन है जो हमें याद रखनी पड़ेगी जो सीधी क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं. He is called as a father of English poetry and grandfather of English novel. He is called morning star of song, morning star of Renaissance. He is the first one use of ओटावा रीमा. अब ओटावा रीमा क्या होता है कि 8 सिलेबल लाइन होती है जिसके अंदर 8 सिलेबल्स होते हैं और कपलेट राइमिंग में होती है, उसको बोलते हैं ओटावा रीमा. ये ओटावा रीमा का फर्स्ट यूज इन्होंने किया था द बुक ऑफ डचेस में. हीरोइक कपलेट का भी फर्स्ट यूज चाउसर ने ही किया था द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में. हीरोइक कपलेट का मतलब होता है कि 10 सिलेबल वर्ड जो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और राइमिंग होती है उसमें. और राइम रॉयल का भी फर्स्ट यूज इन्होंने ही किया था चाउसर ने ट्रायलिस और क्रेसिडा में.
राइम रोल का मतलब होता है 10 syllable लाइन अरेंज इन 7 लाइन स्ट्रेंजा, ए बी बी सी सी। सो 7 लाइन्स की हो गई। दिस वर्क इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स। और चाउसर उस टाइम का जो मेन फिगर था वो चाउसर ही थे। इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे, जो कुछ 3-4 राइटर्स थे जिन्होंने कुछ वर्क्स दिए थे, बाकी कुछ ज़्यादा हो या 15th सेंचुरी में भी कुछ खास वर्क हमें नहीं मिलता। कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ चाउसर हैं जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन या पियर्स एंड प्लोमैन इन 1362। जॉन विक्लिफ का है जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेशन किया था। जॉन विक्लिफ उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट थे, क्योंकि ये जो चर्च के जो लग्जरियस लाइफ थे उनके अगेंस्ट थे, तो इन्होंने उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट भी चलाया था जिसको लॉलेट मूवमेंट बोलते हैं। विक्लिफ एंड लॉलेट्स बिगेन रिफॉर्मेशन इन इंग्लिश अगेंस्ट पावर ऑफ चर्च एंड लग्जरियस लाइफ ऑफ क्लर्जीमैन। ही इन्फ्लुएंस प्रोटेस्टेंट्स। लिटरेचर वॉज डेजर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ चाउसर। चाउसर के मरने के बाद लिटरेचर डेजर्ट जैसा हो गया था, क्योंकि कोई भी न्यू वर्क नहीं लिख रहा था, सब चाउसर को कॉपी कर रहे थे। तो 15th सेंचुरी के राइटर से सारा टाइम उन्होंने कॉपी करने में ही निकाल दिया। जैसे कि जॉन लेजेट है, इन्होंने इनके जितना भी वर्क है वो चाउसर का कॉपी लगती है। 15th सेंचुरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं थॉमस मेलोरी, जिन्होंने ये एक मतलब उस टाइम की फिगर थे, जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे, जिन्होंने कुछ नया लिखा था। ली मोर्टे दी ऑर्थर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ 15th सेंचुरी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नाम है विलियम कैक्सटन, फर्स्ट पेंटर एंड ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इनटू द इंग्लैंड इन 1476। द रेड बेल इज द नेम ऑफ हिज प्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।